अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ फिज़िक्स क्लास चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर मिस रिदा खान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 जो कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। एटम के बारे में आपको पता है और न्यूक्लियर क्या है उसके बारे में भी आपको पता है, ठीक है। जब हम एटॉमिक और न्यूक्लियर स्टडी करेंगे, एटम को डिस्कस करेंगे और न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे, इसको हम कहते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है। एटम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले भी पता है कि एटम क्या होता है। एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, साइड ब्लॉक पे है। द वर्ड एटम इज़ derived फ्राम द ग्रीक वर्ड एटमस मीनिंग इंडिविजिबल, ठीक है। मतलब कि ग्रीक लेटर है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि हम जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। ये एमसीक्यू में आपने करना है। अब साइंटिस्ट वर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। ये आपको पता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम। ये एटम की डेफिनेशन है नेक्स्ट से ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस इन ए 585 BC postulated that matter is built from smallest particles called atom. The atom means indivisible in Greek language। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने, ये तो यहाँ तक की बात थी ना कि जब हम कहते थे कि एटम जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अब जो न्यू डिस्कवरी है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटॉन्स भी जो हैं वो 6 क्वार्क्स से मिलके बने हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 6 लेप्टॉन से मिलके बने हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी जो हैं वो सब पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया था एटम हैड अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब ऊपर से आपने डेफिनेशन करनी है एटम की और साइड बॉक्स से आपने एमसीक्यू करना है। टॉपिक है हमारे पास 18.1 एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम की डेफिनेशन हमने कर लिया। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? एटॉमिक न्यूक्लियस की सबसे पहले डेफिनेशन मैंने मार्क की हुई है। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम वाज कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था कि जो एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक स्मॉल रीजन में जो है वो कंसनट्रेट किया होता है। इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सबसे पहले न्यूक्लियस की डेफिनेशन है। ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने एटम की डेफिनेशन की है, अब हमने न्यूक्लियस की है। अब नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियस, जब हम प्रोटॉन, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जब हम उनको कोलेक्टिवली पढ़ते हैं, मतलब कि अगर हम ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग ना कहना चाहें, अगर आपसे कोई पूछे कि एटम के अंदर क्या, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो आप कंबाइन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में आ जाता है द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। उसके आगे है इलेक्ट्रॉन। एटम ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद है कि सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास जो है, ये तो मैंने आपको तीन डेफिनेशंस मार्क करवाई हैं। पहले एटम की है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस की है, फिर न्यूक्लियॉन्स की है, ठीक है। ये 3 डेफिनेशंस हैं। इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एटम है ना वो हाइड्रोजन है कि उसका एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एटम है, ठीक है। ये भी आपने एमसीक्यू में करना है। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन करेंगे। प्रोटॉन नंबर क्या, न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है अब
जो फोर्थ वन डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमारे पास किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेफिनेशन आपने पहले भी की हुई है, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। उसके बाद एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर मतलब कि ये न्यूक्लियस के मास की बात हो रही है, ठीक है। मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाएंगे। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला आपको हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है, ए इक्वल्स जी प्लस एन, ठीक है। जी मतलब एटॉमिक नंबर और एन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब इनके जो आगे एमसीक्यू के लिए मार्क करना है आपने कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नियरली इक्वल होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास बिल्कुल सेम इक्वल होता है नियरली, ठीक, मतलब कि तकरीबन। लेकिन जो प्रोटॉन है ना वो 1836 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि प्रोटॉन इतना ज़्यादा हैवी है इलेक्ट्रॉन से। ये आपने एमसीक्यू में करना है। फिर उसके बाद नीचे है जो मैंने हाईलाइट पे सिंबल लिखा हुआ है, जनरली एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एक्स है, उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में ए है और नीचे सबस्क्रिप्ट में जी। मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का पहले भी बताया हुआ है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो नीचे आता है, जो बेस में आता है, ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब जो पावर में आ जाता है, ठीक है। जो पावर में आता है वो सुपरस्क्रिप्ट होता है और जो बेस के नीचे आता है उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में हमेशा हम जी लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट में हमेशा एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपको हाइड्रोजन का पता है 1, और ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जांपल है 18.1 है, फाइंड द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, जबकि न्यूक्लियाइड डिफाइंड बाय द न्यूक्लियंस को न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस को कंबाइन न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, ठीक है। अब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, हम न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, हम उसे न्यूक्लियाइड कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियाइड बाय एक्स जी 6 है और 13 है। अब आपको पता है जो हमने ऊपर सिंबल पढ़ा है कि हमारे पास सिंबल किसी भी आइटम को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, उससे आपको पता चल जाएगा गिवन डाटा में हमारे पास ए जो है वो 13 है और जी जो है 6। और आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो मिल गए हैं उसी एटम के सिंबल से। न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला आपके पास है ए इक्वल्स एन प्लस जी। एन फाइंड आउट करना है, जो जी तो प्लस हो रहा है दूसरे जाके माइनस हो जाएगा। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 हमारे पास क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये छोटी सी एग्जांपल थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? हैविंग सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, मतलब ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मतलब कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उसमें सेम होते हैं, मतलब लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं उनमें डिफरेंट। तो ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटॉप्स। जैसे हो गया प्रोटियम हो गया, ड्यूट्रियम हो गया और ट्रिटियम हो गया, ठीक है। इनमें 1 1 1 2 1 3 ये आपने एग्जांपल पहले भी की थी, ये मैंने एग्जांपल भी मार्क कर लिए। प्रोटियम से लेकर ट्रिटियम कंटेन्स 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक इसकी एग्जांपल आ गई। उसके बाद है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का मतलब है अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट आउट करना, ठीक है। मतलब एक न्यूक्लियस है, आप ये एमसीक्यू में मार्क कर लें कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 82 होगा, मतलब जी ग्रेटर दैन 82 होगा, वो नेचुरली अनस्टेबल होंगे, वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट आउट करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियाई जो अपने अंदर से नेचुरल रेडिएशंस को इमिट आउट करते हैं, हम उनको कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। एमसीक्यू में आपने मार्क करना है, बैकरल एक साइंटिस्ट था जिसने 1896 में वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो पास में यूरेनियम सॉल्ट पड़ा हुआ था, यूरेनियम के पास एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी, तो उसने देखा कि वो फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो है वो डार्क होना शुरू हो गया, जबकि सन कोई रेडिएशंस वगैरह और वो रूम जो है पूरी तरह से बंद था, ठीक है। तो उस तरह उसने ये नोट किया कि हमारे पास जो है यूरेनियम सॉल्ट जो है वो इनविजिबल रेडिएशन एमिट आउट कर रहा है, जो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रही हैं? डार्क कर रही हैं।
तो इसका मतलब है कि जो यूरेनियम है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अपने अंदर से नेचुरली रेडिएशंस को इमिट आउट करता रहता है, ठीक है। आपको पता है रेडिएशंस की ना ये एबिलिटी होती है कि वो गैस को आयोनाइज कर देती हैं। इसी तरह कुछ साइंटिस्ट थे जैसे मैरी क्यूरी और उसका हस्बैंड जो था उसने भी इसी टाइम में जब उसने बैकरल ने ये यूरेनियम साल्ट को डिक्लेयर किया है कि ये एक नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसी टाइम में मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड ने भी इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया कि दूसरे एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट आउट करते हैं। वो दो एलिमेंट कौन से हैं, पोलोनियम एंड रेडियम, मैंने मार्क कर लिए हैं, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से एलिमेंट्स अपने अंदर से नेचुरली, उनको हम कुछ देना ना पड़े, वो खुद ही ऑटोमेटिकली अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट आउट करें, हम इसे कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब अचानक, एमिशन निकलना, रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज़ कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट्स जो अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी एमिट आउट करते हैं उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। और वो तीन तरह की हमारे पास रेडिएशंस होती हैं, एक अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं और गैमा रेज होती हैं। अब ये होती क्या हैं, अब इनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंडिविजुअल भी और कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।